हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स। वैसे वेलकम टू बिजनेस वर्ल्ड। और आपका पहली बार ये न्यू सब्जेक्ट आया तो इसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो इस चैप्टर में ना सबसे पहले आपको बिजनेस की हिस्ट्री बताई जाएगी, स्पेशली इंडिया को मद्देनजर में रखते हुए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। और अगर आपको ये प्यारे प्यारे चुलबुले से नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां से फ्री में डाउनलोड करना। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। दोनों टेली एंड इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, पीपल नीड, लोगों को अलग अलग तरीके के गुड्स और सर्विसेज चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं उसका क्या काम होता है, प्रॉफिट कमाने का और लोगों की जो डिमांड है उनको फुलफिल करने का बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस गुड्स और सर्विसेज बनाता है, वो लोगों को देगा ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो जाए, उनकी जरूरत पूरी हो जाए। अच्छा, बिजनेस जो है सभी की लाइफ को बहुत गहरा असर डालता है अलग अलग तरीके से। बिजनेस अगर प्रोडक्ट बनाना छोड़ दे तो हमारी जरूरत पूरी होगी, नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा साउथ एशिया के बारे में बताया हुआ है कि एशिया जो था पहले के टाइम में, यानी कि 1000 एडी में कितना ज्यादा बड़ा ट्रांसपोर्ट मतलब कि बिजनेस हब बन गया था। तो 1000 एडी साउथ एशिया में, एनोडोमिनो साउथ एशिया में क्या हुआ, कंटेन्ड एन एस्टिमेट ऑफ 75 ऑफ द वर्ल्ड्स 267.33 मिलियन पीपल। यानी कि एशिया के अंदर अंदर, सिर्फ साउथ एशिया के अंदर अंदर इतने लोग थे, यानी कि 75% ऑफ द वर्ल्ड एशिया में थे, ठीक है। और उन्होंने एंड हु इंडिविजुअली जनरेटेड, और उन्होंने कितना जनरेट किया, 450, यानी कि 9990, यानी कि 1990 डॉलर्स पर एनम, ठीक है। और कलेक्टिवली उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, 33,750 मिलियन, उन्होंने इतना पैसा कमाया। और वर्ल्ड का कितना था, 121,208 मिलियन, ठीक है। यानी कि एशिया ने इतना तो पैसा कमाया, यानी कि वर्ल्ड का 27.84%। और एशिया में एटलीस्ट कितने लोग रहते थे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 28.05 मिलियन पीपल जो है वो रहते थे। मतलब 28.05% ऑफ द वर्ल्ड मिलियन पीपल एशिया में ही रहते, तो रहते भी ज्यादा थे और कमाते भी बहुत ज्यादा थे। तो एशिया जो है बहुत बड़ा हब बन गया था बिजनेस का, ठीक है। और इंडिया की सबसे पहली बार नेशनल इनकम किसने निकाली थी, किसने एस्टिमेट की थी, दादा भाई नावरोजी ने 1868 में, ठीक है। और 1952 में इंडिया की इकोनॉमी जो थी उसका 3.8% जो था वर्ल्ड की इनकम में शेयर था। मतलब जितनी भी टोटल वर्ल्ड की इनकम है उसका 3.8% इंडिया की इकोनॉमी कमाती थी। और 2014 में इंडिया की इकोनॉमी 7.37 ट्रिलियन बन गई थी। और जिसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोलते हो, ये क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक टर्म है ताकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे प्राइसेस को मेजर किया जाए, ठीक है। तो ये इंडिया जो है वर्ल्ड की ट्रिलियन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी वर्ल्ड की टर्म्स में ऑफ रियल जीडीपी। तो 2014 में इंडिया की इकोनॉमी जो है थर्ड लार्जेस्ट बन गई थी वर्ल्ड में इन द टर्म्स ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के टर्म्स में, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना प्राइस है हर प्रोडक्ट का हमारी इंडिया में उस करंट ईयर में, उसके हिसाब से थर्ड लार्जेस्ट 3 नंबर पे आई थी इंडिया की इकोनॉमी 2014 में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेन अपना जो टॉपिक है। तो हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया की कॉमर्स की हिस्ट्री कैसे कैसे रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को हम सबसे स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बार्टर सिस्टम आता था, ठीक है। बार्टर सिस्टम में आप कम्युनिटीज को एक्सचेंज, मैं आपको कुछ गुड्स दूंगी, आप मुझे बदले में कुछ गुड दोगे, ठीक है। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम में भी कमी आती थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की कमी आती थी कि अगर मैं कोई सामान दूसरे को दे रही हूँ तो बदले में मुझे वो जो सामान देगा तो मुझे भी वो पसंद आना चाहिए, ठीक है। ये होता था बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है।
तो हिस्टोरियन पीटर वेंसन और रमेश मैनिकैम ने देखा कि जो हिस्ट्री थी कॉमर्स की इंडिया में वो बहुत टाइम पहले से आया है, मतलब इंडिया में ट्रेडिंग काफी टाइम पहले से थी, मतलब 1,50,000 साल पहले से भी, ठीक है। और हिस्टोरिक टाइम्स में फिर अचानक से करेंसी आ जाती है और बार्टर सिस्टम चला जाता है, ठीक है। करेंसी आने की वजह से जो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमी थी यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वो कम हो गई और लोग जो है अब आराम से ट्रेडिंग या फिर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे। अब हम बात करेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कुछ प्राइवेट पीपल, प्राइवेट फर्म, प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो बैंक की तरह एक्ट करते थे और कुछ फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि लोन को देते थे जरूरतमंद लोगों को या फिर बिजनेसमैन को या फिर कभी कभी गवर्नमेंट को भी, और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते थे। मतलब अब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में लोग या फिर फर्म, यानी एक तरीके का पहले भी बैंक आ ही चुका था जिसमें लोग या फिर फर्म जो है लोन देते थे लोगों को और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिजिनस बैंकर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। और जो ये बैंकिंग का सिस्टम था, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम, वो पहले भी मिडिवल पीरियड में आ चुका था, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ये 19th सेंचुरी तक चला, मिडिल पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी तक, और इंडिजिनस बैंकर्स जो है वो इसमें बहुत सारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ही फॉर्म हो पाया। इसमें क्रेडिट फैसिलिटी देते थे लोग बाग, ठीक है, मतलब लोन्स वगैरह देते थे और गवर्नमेंट को भी, बिजनेस को भी, सबको देते थे ये, ठीक है। लेकिन इसका चार्म कब हुआ, जब फॉरेन बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स आ गए थे, ठीक है, और बिजनेस जो है बाद में किसको कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए थे, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, इन द लेट 1950s। अब जो है बड़े बड़े बैंक खुल गए तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है वो खत्म हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं, जो बायर एंड सेलर को मिलवा देते हैं, कनेक्ट रखते हैं, जैसे कि होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, इस तरीके से, ठीक है। अब 2017 में जितने भी देश में सेल हुई थी उसमें 10% हमें राइज देखने को मिला था इंटरमीडियरीज का, और ये ट्रेडिंग एंड कॉमर्स में बहुत हेल्प करते हैं। कैसे, ये मैन्युफैक्चरर और कस्टमर यानी कि बायर एंड सेलर में दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक करवाते हैं, दो पार्टीज को लिंक करवाते हैं, कस्टमर की या फिर सेलर की जो भी डिमांड, कंप्लेंट्स, सप्लाई वगैरह की चीजें हैं वो सब मैन्युफैक्चरर को बताते हैं, ठीक है। सो ये काम होता है इंटरमीडियरीज का। अब हम बात करेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री की इंडिया में, ठीक है। सो हमने तो देखा हुआ है कि इंडिया में बहुत पहले से ही ट्रांसपोर्टेशन आ गया था, एंशिएंट टाइम से ही। पहले जो है कार्ट्स हुआ करती थी, जिसमें कार्ट्स को कौन खींचते थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स खींचते थे और कभी कभी इंसान भी उन कार्ट्स को खींचते थे, ठीक है। अब बट द सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो पहले ही आ गया था एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में, जैसे कि मोहनजोदाड़ो में, क्योंकि हमने उनकी केव पेंटिंग्स में देखा था कि रोड ट्रांसपोर्ट वहां पे आ चुके थे। और ब्रोंज एज में जब आपने मतलब रामायण और महाभारत जैसे ग्रेट एपिक्स को पढ़ा तो वहां पर चैरियट्स आ गए थे, चैरियट्स यानी कि रथ, जिसको घोड़े वगैरह लाइक उसमें घोड़े लगा के बांध के और फिर जो बोझ होता था वो ढोते थे, और घोड़े मतलब बोझ के हिसाब से लगाते थे, अगर ज्यादा बोझ होगा तो ज्यादा घोड़े लगा दिए जाएंगे रथ में, ठीक है। इन चैरियोट्स को जेम स्टोन्स पेंट अच्छे से किया जाता था, और इनको कौन यूज करते थे, रिच और रूलिंग क्लास, ठीक है। और जो कॉमन होते थे, कॉमन लोग होते थे, वो थोड़े बहुत बुलक कार्ट, ऑक्स कार्ट ये यूज कर लिया करते। अभी तो ट्रक, बस, टेम्पो ये सब आ गए हैं रोड ट्रांसपोर्ट में। और जहां पर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो वो रामायण में हमने बोट देख लिया था कि पहले ही आ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमें बोट देखने को मिलती है, और 3000 BCE के अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिली है, मतलब शिप्स वगैरह भी देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि कॉपर, हार्डवुड, आइवरी, पर्ल्स, कैरलियन, गोल्ड ये सब चीजें जो है, एक रूलर थे तब सैरगन ऑफ अक्खड़, ये एक टाइप के रूलर थे, तो उनके टाइम में शिप्स वगैरह थे, ठीक है। और सबसे पहला जो पोर्ट था, सी पोर्ट, जो कि लोथल गुजरात में आया था, वो 2400 BC के अराउंड स्टैब्लिश हुआ था, और वो बहुत बढ़िया पीस है, पोर्ट है मॉडर्न डे एक्सपर्ट के हिसाब से, क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, आज की प्रेजेंट प्रॉब्लम है, वो आराम से सॉल्व कर देता है।
दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या थे, ये तो आपको पता है, ये रेलवे जो है वो 1850 में बाय द ब्रिटिशर्स लाई गई थी, ठीक है। और एयरप्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पहले इंडियन थे, यंग महाराज ऑफ पटियाला, जिनका नाम क्या था, भूपेंद्र सिंह। उन्होंने 1910 में, उनका बहुत इंटरेस्ट था एविएशन में, जहाज वगैरह में, तो उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को यूरोप में भेजा ताकि वो जहाज की पढ़ाई कर सके, और यूरोप से 3 प्लेन खरीद के लाए। एक कौन कौन से प्लेन थे, बैरियोट मोनोप्लेन, फेरमैन बायप्लेन्स, और वो पंजाब जो है उस बाद में साल में आ गए थे। अब हम बात करेंगे ट्रेड इन इंडिया की, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज थे भर भर के, ठीक है, और इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर भी थी, सोने की चिड़िया भी थी जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। इंडिया की जो ट्रेड हिस्ट्री थी वो पहले बहुत ज़्यादा अच्छी थी, 12th to 16th सेंचुरी के दौरान वो ऊपर ऊपर ही थी, ठीक है। फिर बाद में कुछ मुस्लिम रूलर्स जैसे कि मुगल रूलर्स आ गए थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने लाई, जिसकी वजह से कंट्री के जो बहुत सारे पार्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लोरिश करने लग गए थे, ट्रेडिंग काफ़ी अच्छे से होने लग गई थी, तो प्रोस्पैरिटी काफ़ी अच्छी चल रही थी, ठीक है। सो 16 से लेकर 18 सेंचुरी तक मुगल रूलर्स को 200 साल हो गए थे, जिससे कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन था वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुड्स थे इंडियन मार्केट में, ठीक है, और वो कौन कौन से गुड्स थे वो आज भी फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड में पाए जाते हैं। और इंडिया का जो कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और सबसे ज़्यादा मेन आइटम इंडिया का क्या था, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता था, है ना। टेक्सटाइल गुजरात से जाते थे अरब कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इंडिया की जो ट्रेड की हिस्ट्री है वो ये दिखाती है कि जो हार्डवुड का फर्नीचर था ना, तो उस जो इंडिया का हार्डवुड का फर्नीचर था उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर लिया जाता था, जैसे कि इनले वर्क, ठीक है, इनले वर्क, कुछ अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव कार्विंग्स लगा दी, मुगल स्टाइल की थी, और बाद में फर्नीचर जो है यूरोपियन डिज़ाइन में भी बनने लग गया था, ठीक है। कारपेट्स जो थे वो इंडिया के एंशंट और मिडीवल टाइम दोनों में यूज़ हुआ करते, और लेकिन जो कारपेट को बुनने की स्किल थी वो मुगल टाइम पे ही आई थी, कि मतलब मुगल टाइम के जब मुगल आए हमारे इंडिया में राज करने के लिए, तो कारपेट की जो बुनाई का काम था वो ज़्यादा बढ़ गया था 16 सेंचुरी में। और भी बहुत सारे ऑर्नामेंट वर्क जैसे कि कट स्टोन, आइवरी, पर्ल, टॉर्टोइस शेल, वो साउथ इंडिया में बनाए जाते थे। पर्ल फिशिंग बहुत ज़्यादा मेजर इंडस्ट्री थी साउथ के अंदर, पर्ल्स जो मोती होते थे वो निकालने की, है ना। इंडिया की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट हुआ करती, जो कि इंडियन रूलर्स को बहुत पसंद आया करती, वो यूरोपियन कंट्रीज में भी फेमस हो गई थी। और ट्रेड पार्टनर कौन कौन से थे इंडिया के, इंडिया में ट्रेड पार्टनर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे। दिल्ली मेजर ट्रेड हब था, ठीक है, वहाँ दिल्ली से ही बहुत सारे रोड्स बाकी दूसरी कंट्री तक मिला करते, लिंक हुआ करते, रिवर रूट भी आ गए थे शिप्स बोट्स के द्वारा भी, है ना। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो थी वो ट्रेड करा करती इंडिया में, ठीक है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत अच्छा था, इम्पोर्ट कम था, ठीक है, तो इससे क्या हो गया, बैलेंस ट्रेड काफ़ी अच्छा बना हुआ था इंडिया में। एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट कम होते हैं तो काफ़ी अच्छा बैलेंस बनता है, ठीक है। अरब ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया के गुड्स लेके जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में, रेड सी और मेडिटेरेनियन पोर्ट से, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का क्या पोजीशन थी, ठीक है। फॉरेन ट्रेड जो थी वो इंडियन के बोथ लोकल के हाथ में भी थी और फॉरेनर्स के हाथ में भी थी, ठीक है। इंडिया की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री थी, अब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो मेडिवल पीरियड में सिर्फ इमेजिन किया जा सकता था। वैसे देखा जाता था कि इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत हुआ करता था तो वो पैसे ज़्यादा खींच लेती थी, और इम्पोर्ट वो कभी कभी करती थी, जिससे कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलता था, इंडिया की बैलेंस ऑफ ट्रेड काफ़ी फेवरेबल थी, ठीक है। उसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटिशर्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सिस्टम हो गया था इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, वो ही नहीं थे, बिजनेसेस ही नहीं थे, इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी, बहुत बेकार हाल हो गया था, है ना। फिर इंडिया की ट्रेड को सही रास्ते पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी साल तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने पे ही लगा दिया, ताकि जो हमारा इंडिया अंडर डेवलप हो गया था वो डेवलप्ड नेशन की तरफ आ जाए, ठीक है। अब इंडिया जो है वो ओवर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है। दार्जिलिंग ट्री,
टी, इंडियन खादी कॉटन, बॉम्बे डक, कश्मीरी कारपेट, इंडियन स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, ये सारे के सारे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। और इससे क्या होता है, हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी इम्प्रूव हो गए थे। और इंडिया की ट्रेड हिस्ट्री रिमार्केबल रही है। इंडिया की ट्रेड ने पूरे देश को बहुत बेनिफिट किया है और कंट्री ने ये रियलाइज किया है कि अब हमें खुद में ही प्रोडक्शन करनी होगी, अपने देश में प्रोडक्शन करनी होगी, ज़्यादा हम इम्पोर्ट ना करें, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में और ज़्यादा फर्क आएगा। ठीक है। रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इन द बैंक, जो बैंकर्स थे इंडिया में उनका क्या रोल रहता था, एक तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, स्टॉक एक्सचेंज में एंटर करना, प्रमोशन करना, मॉडर्नाइजेशन लाना, एक्सपेंशन करना, पब्लिक इशू को मैनेज करना, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल कंपनीज को सर्विस देना, पीएसआईटी को सर्विस देना, जो बेकार इंडस्ट्रीज हो गई हैं उनको फिर से जगाना, और जो सिक यूनिट्स है, जो सिक इंडस्ट्रीज है, जो कि सिर्फ लॉस एंड लॉस करे जा रहे हैं, उनको भी सही करना। ठीक है। सो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बेसिकली हिस्ट्री पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से, यानी कि बाकी का चैप्टर, मेन चैप्टर। ओके, कि यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो सिंपल हो जाता है। ठीक है। सो अब हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होती है। सो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। जैसे मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास एक स्कूटी हो, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं जाऊंगी स्कूटी लेने के लिए, है ना। आपको पता है एक ना, जब मैं छोटी थी तो एक किस्सा आया था न्यूज़ में कि दो भाई बहन ने एक पन्नी के अंदर ना चिल्लर जोड़े, और वो चिल्लर 60,000 के बराबर थे, और वो दोनों जाके शोरूम में से स्कूटी लेके आए। तो चिल्लर जोड़ूंगी और उसके बाद स्कूटी लेके आऊंगी। ओके, सो ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस हो या नौकरी हो, और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप अपनी ज़रूरत पूरा करोगे। ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटी हुई वो, और वो दो चीज़ों में क्लासीफाई होती है, विच इज़ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कौन सी होती है, जिनका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट, मनी कमाना, वेल्थ क्रिएट करना। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बस हमारी सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल लव, सिंपैथी एंड पेट्रोटिज्म। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, अ टीचर टीचिंग ऑन YouTube, a teacher teaching on any educational platform, cooking food in restaurant। और इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, a teacher teaching his brother, a teacher teaching his sister, a teacher teaching his or her kids, और a housewife cooking food at her family, for her family। ठीक है। बिजनेस जान लेते हैं अब क्या होता है। बिजनेस क्यों किया जाता है, पैसा कमाने के लिए, रोकड़ा लेने के लिए। ठीक है। सो बिजनेस मतलब कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई इस हिसाब से। तो अगर मेन मोटिव पैसा कमाना है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, है ना, उनको सेल कर देते हैं। क्या मोटिव से, कि हमें प्रॉफिट हो जाए, और जितने भी लोगों को नीड है उस प्रोडक्ट की उनको दे के और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना इज द मेन मोटिव ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। अब बिजनेस के कुछ फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसका काम क्या है, पैसे कमाने का। नेक्स्ट इज गुड्स का या फिर किसी सर्विस का प्रोडक्शन करना, मशीनरी से, लेबर की वजह से, कैपिटल की वजह से। ठीक है। और सर्विसेज जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आ गई। तो बिजनेस के अंदर आपकी जो भी बिजनेस है उसके लिए गुड्स, प्रोडक्ट्स को बनाना, सर्विसेज को क्रिएट करना, ये होता है प्रोडक्शन में। ठीक है। उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो आप उनको सेल करोगे। ठीक है। उनकी सेल करोगे, बायर एंड सेलर को आप कनेक्ट करवाओगे। उसके बाद अगर आपने बिजनेस खोला है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे चलाओगे। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोडक्शन करना है और बेचना है माल, तो वो होता है बिजनेस। उसके बाद आपको प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब जैसे ये पेंसिल बनाने में 10,000 रुपये नहीं 5,000 रुपये लगे, तो ये इसमें आपने 2,500 रुपये का प्रॉफिट रख दिया। ठीक है। सो आपकी कॉस्ट भी निकल गई इसको बनाने की और 2,500 का प्रॉफिट भी हो गया, तो दैट इज प्रॉफिट अर्निंग, है ना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, अब हर एक बिजनेस इन्वेस्ट करता है पैसे किसी ना किसी चीज़ में, कहीं के शेयर्स ले लेगा, कहीं पर इन्वेस्ट कर देगा, कमिटी डाल लेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारा रिस्क होता है, जैसे कि चोरी का, लॉस हो जाए, तो वो पैसा वहाँ पे काम आ जाता है। ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा रिस्क होगा, छोटा बिजनेस होगा तो छोटा बिजनेस होगा। कोई भी बिजनेस इस चीज़ को, यानी कि रिस्क को हटा नहीं सकता। कुछ भी हो सकता है, कभी भी, कभी चोरी हो सकती है, कभी थेफ्ट हो सकता है, कभी किसी ने बेईमानी कर दी, तो रिस्क होता ही होता है बिजनेस में। तो ये कुछ फीचर्स थे बिजनेस के। ठीक है।
अब यहाँ पर तीन चीज़ों में आपको कंपैरिजन करना है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब वो हमें तीन चीज़ें क्या है कि बिजनेस में क्या फ़र्क है, प्रोफेशन में क्या फ़र्क है और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे बता देती हूँ, बिजनेस में आपने अगर आज चाहा कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आप कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको पहले पढ़ाई पूरी करनी होती है। जैसे मेरे को टीचर बनना है, ठीक है, तो मैं अगर मुझे टीचर बनना है तो पहले मुझे ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद बीएड करनी होगी, फिर सीटेट क्लियर करना होगा, हायर एजुकेशन मतलब हायर क्लासेस की टीचर बनना है तो मुझे मास्टर्स भी करनी होगी, और अगर लेक्चरर लगना है तो फिर मुझे यूजीसी नेट देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पीएचडी करनी है तो पीएचडी भी करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइक प्रोफेशन में आने के लिए आपको पहले नेसेसरी क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना होता है, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपको कुछ बेसिक पढ़ाई करके उसके बाद आप जॉब कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एम्प्लॉय बन के। सो ये कुछ तीनों में फ़र्क होता है। अब थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। बिजनेस में परचेजिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। प्रोफेशन में आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल चाहिए किसी भी चीज़ में घुसने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रोफेशन में। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस एमडी करनी पड़ेगी स्पेशलाइजेशन के लिए, है ना। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद आपको जॉब लगेगी, फिर इन रिटर्न में आपको सैलरी मिलेगी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो उसी के हिसाब से अब आपको कुछ डिफरेंस बिटवीन करने हैं। जैसे कि बिजनेस जो है वो तब स्टार्ट हो सकता है जब आप कोई लीगल फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी कर लो। जैसे कि हमने पढ़ा भी हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में आगे सभी हम पढ़ेंगे भी कि आपका मेमोरेंडम, ठीक है, एओए बनेगा, इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रार में ऐड करवाना होता है। प्रोफेशन में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब आप जाके कुछ कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपके हाथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ठीक है। आप बिजनेस में आपको गुड्स एंड सर्विसेज देने होते हैं लोगों को, ठीक है। प्रोफेशन में आपको अपनी सर्विसेज देनी होती है, और एम्प्लॉयमेंट में आपके बॉस ने जो आपको काम किया होता है, काम दिया होता है आपको, वो करना होता है। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आपको इतना पढ़ना है फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए प्रोफेशन में, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग जैसा बॉस कहेगा वैसी चाहिए होती है। कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए, पैसे तो चाहिए ही चाहिए बिजनेस में। यहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के लिए, प्रोफेशन में पढ़ाई पूरी करने के लिए थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, और जॉब में आपको किसी कैपिटल की जरूरत। अब बिजनेस में आपको बदले में मिलता है प्रॉफिट, और यहाँ पर प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है आपकी। जैसे डॉक्टर के अगर आप जाओगे तो आपको फीस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको सैलरी और वेजेस मिलेंगे अगर आप कहीं पर नौकरी करोगे। बिजनेस में हाई रिस्क होता है, प्रोफेशन में लो रिस्क होता है, और जॉब में कोई भी रिस्क नहीं होता, बट यहाँ पर आपकी अनसिक्योरिटी ऑफ जॉब रह सकता है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल नहीं होता बिजनेस में। यहाँ पर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि अगर आप लॉयर हो तो आपको लॉयर की जो बॉडी होती है ना, वो उसकी बात माननी पड़ती है। डॉक्टर की जो बॉडी होती है, डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी बात माननी होती है। और यहाँ पर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी बातें, वो आपको माननी पड़ेंगी इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई बिजनेस का क्या उद्देश्य होता है या फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हर एक बिजनेस का कोई ना कोई पर्पस होता है जिसके बिहाफ पर वो काम कर रहा होता है, और अगर आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो फिर आपको वो ऑब्जेक्टिव्स को मानना ही होगा। और दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ने हैं, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव, जो हर बिजनेस को फुलफिल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब क्योंकि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका मेन मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का, है ना। तो सबसे पहले तो काम यही हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का कि उसे पैसे कमाने, प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा, अपने कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं अपने कस्टमर की, उनको समझना और उनके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे, स्टैंड कर पाओगे, ठीक है। अपने कस्टमर को इस टाइप का प्रोडक्ट दो कि वो बार बार आपसे लेने आए, ठीक है। सो क्रिएट करो अपने कस्टमर को, गुडविल बनाओ। अपने जो पुराना प्रोडक्ट था उसके बाद नया प्रोडक्ट लाने के लिए आपको पुराने प्रोडक्ट में कुछ नए नए फीचर्स, नई नई इनोवेशन करनी पड़ेगी, ताकि आपका नया प्रोडक्ट जो है वो दुनिया ले आके। जैसे आईफोन में हर वर्जन में या फिर हर
लाइक न्यू इनोवेशन में कुछ ना कुछ नए फीचर्स होते हैं, तभी लोग बाग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, है ना। सो न्यू न्यू इनोवेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, आप जो भी रिसोर्सेज यूज करो, जो भी साधन यूज करो, मेक श्योर उसकी वेस्टेज ना हो, आप सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूजेज करो। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी कैसे होगी कि आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सर्वाइव करो, प्रॉफिट अर्न करो, उसकी ग्रोथ करो, ठीक है, वेस्टेज को रिड्यूस करो, मशीन्स और इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स एंड मनी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, हमारी सोसाइटी के ही वो रिसोर्सेज यूज करके अपने प्रोडक्ट बनाता है, उन प्रोडक्ट को हमारी सोसाइटी के लोगों को ही देता है। सो बिजनेसमैन को जरूरी है कि सोसाइटी के लिए वो कुछ ना कुछ करे, जैसे कि अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी से बनाए, क्वालिटी हो उसके प्रोडक्ट में, और सही प्राइस पे सही दाम पे बेचे, ठीक है। और कस्टमर को आईएसआई मार्क चाहिए इलेक्ट्रिकल गुड्स पे, एफपीओ मार्क चाहिए फूड प्रोडक्ट्स पे, और हॉल मार्क चाहिए ज्वेलरी पे। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। दूसरा, आपको कुछ गोल मचोल नहीं करना है, ठीक है। एंटी सोशल या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको करनी नहीं है। कोई इंसान आपसे 1 बार खरीद लेगा, फिर 2 बार खरीद लेगा, उसके बाद उसको पता लगना ही लगना है कि आप झोलमोल कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, होर्डिंग कर रहे हो, एडल्ट्रेशन कर रहे हो, उसके बाद आपका कस्टमर टूट जाएगा और 1-2 उसके बाद आपके पास कोई नहीं आएगा। सो इसलिए आप इन सब प्रैक्टिसेस को मत करो, ठीक है। उसके बाद आपको जितना हो सके, जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो कि एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, और जो लोग डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर हमें देनी चाहिए। एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए भी कभी कभी उनको एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, फेयर वेजेस, वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन, और कुछ फैसिलिटीज ऐसे ऐसे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो एम्प्लॉय की वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर उसको आपकी कंपनी में मजा आने लग गया काम करने में, तो वो हमेशा आपकी कंपनी में टिका रहेगा, अच्छे से काम करेगा, क्योंकि आप उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक कर रख रहे हो, तो ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जैसे कि सोसाइटी के लिए कुछ करना, डिस्पेंसरी खुलवाना, लाइब्रेरी, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलवाना, तो ये कम्युनिटी सर्विस होगी, ताकि हमारे देश की डेवलपमेंट हो। अब जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसका क्या रोल होता है, ये बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आएगा तो बिजनेस लंबे टाइम तक टिकेगा, उसकी गुडविल बनेगी, बिजनेस लंबा लंबा एक्सपैंड होता जाएगा, ग्रोथ होता जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी बिजनेस की, है ना। ओनर और वर्कर दोनों अपना बेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर होगा तो ओनर को भी ज्यादा मजा आएगा और वर्कर्स की भी सैलरी बढ़ेगी, तो दोनों बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। गुडविल बनेगी सोसाइटी में, प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन भी होगी अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ गया। जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, अब इनका ज्यादा प्रॉफिट आता है तो इनकी गुडविल है मार्केट में, है ना। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को। ओके, इसमें 2 चीजें हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री में प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री, और इनके भी टाइप्स हैं, तो इसका एक फ्लो चार्ट बना लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कॉमर्स में हमें ट्रेड, जिसके अंदर इंटरनल, एक्सटर्नल और उसके भी अंडर है, ठीक है, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड, वो भी है, ठीक है। तो बेटर रहेगा आप इसका एक साथ साथ फ्लो चार्ट बना लो, तब चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे चुटकी बजानी नहीं आई आज तक, आपको आती है क्या? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई तो करती हूँ पर मुझसे बचती नहीं है ये। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे खेती बाड़ी करके हमें गेहूं मिलता है, आटा मिलता, सॉरी वीट मिलता है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। इसके अंदर 2 टाइप की हैं, जैसे सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, अर्थ से, वाटर से, एयर से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, कुछ निकालना, ठीक है, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग। ओके, नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, एनिमल्स और वेजिटेबल की ब्रीड को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो और यूजफुल हो जाए, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स और डेयरी फार्मिंग, फिश हैचरी, कैटल ब्रीडिंग, इस तरीके से। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है भाई? जिसके अंदर फैक्ट्रीज से नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कॉटन से क्या बन गया, कपड़ा बन गया। कॉटन इज प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में कॉटन का क्लोथ बन गया विद द हेल्प ऑफ मशीन, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब इसके कौन कौन से पार्ट है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होते हैं उसको हम फिनिश प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे बैम्बू से पेपर आ गया, शुगर केन से शुगर निकल गई, सो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब इसके भी 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले एनालिटिकल। इसमें क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स आर, एक चीज होती है उसके अंदर से अलग अलग चीजें बन जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, जो समुद्र में से पेट्रोलियम निकलता है उसका पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन,
सॉरी समुद्र में से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसमें से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन निकल गया, तो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है कि एक में से अनेक, इस तरीके से। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, दोज इंडस्ट्री वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। आप एक रॉ मटेरियल को अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला जाता है ताकि उससे यूजफुल चीज़ें आ जाएं, जैसे कि आयरन ओर को अलग अलग तरीके से लेके जाके स्टील बना दिया जाता है, शुगर बना दिया जाता है शुगर केन से, और बैम्बू से पेपर बन जाता है, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिला के एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे पेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट। और असेंबलिंग क्या होती है, अलग अलग इंडस्ट्री से पार्ट्स लेके उनको जोड़ के और एक यूजफुल प्रोडक्ट बना देना, जैसे कि कंप्यूटर, वॉचेस, कार्स और टेलीविजन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है, जिसमें बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, रोड, टनल, कैनाल्स, इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। और टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, इन सब चीज़ों की सर्विसेज देते हो तो आपकी टर्शरी एक्टिविटी हो जाती है। तो इंडस्ट्री का काम खत्म। अब आते हैं हम कॉमर्स पे। कॉमर्स में क्या होता है, जिसमें कि गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो उन गुड्स को बनाते हैं, टू कंज्यूमर, मतलब कि सेलर से लेकर बायर तक का सफर जो है वो कौन कराता है, कॉमर्स। यानी कि सेलर से लेकर कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचने में जितनी भी एक्टिविटीज लगती हैं वो कॉमर्स कहलाती हैं, ठीक है। कॉमर्स इज ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमर्स का क्या फंक्शन होता है, इसमें कॉमर्स के अंदर कुछ कभी कभी इंसानों की अड़चन आती है, वो किससे मिटती है, ट्रेड से, ठीक है। इंसानों को जरूरत होती है किसी प्रोडक्ट की, तो कैसे अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, खरीद के ही। तो वो होती है खरीदना और बेचना, किस में आती है, ट्रेडिंग में। कहीं पर लोकेशन की दिक्कत होती है तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, टाइम की दिक्कत होती है तो वेयर हाउसिंग हेल्प करती है, रिस्क की दिक्कत होती है तो इंश्योरेंस हेल्प करता है, फाइनेंस की दिक्कत है तो बैंकिंग एंड फाइनेंस हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन की दिक्कत है तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है। तो इस तरीके से हर चीज जो है वो आपके कॉमर्स में आती है ना। अब कॉमर्स में दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक तो आपकी आती है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए। अब ट्रेड भी दो टाइप की कैटेगरीज में आता है, फ्लो चार्ट बनाते रहना। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड, यानी कि जो आपकी कंट्री के अंदर ही हो रही है। अब इंटरनल ट्रेड के भी दो तीन पार्ट्स हैं। होलसेल, कि मतलब आप लार्ज क्वांटिटी में अपना गुड्स खरीद रहे हो और उसके बाद आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, अगर आप बहुत बल्क में सामान खरीदते हो उसके बाद आप आगे भिजवा देते हो सामान को, ठीक है। और एक रिटेल ट्रेड, इसमें क्या होता है कि आप स्मॉल क्वांटिटीज में अपना सामान खरीद रहे हो और डायरेक्ट कंज्यूमर को ही आप पकड़ा रहे हो सामान, ठीक है। दूसरा टाइप का ट्रेड होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें क्या होता है कि दो से ज्यादा कंट्रीज जो है आपस में मिली हुई है ट्रेडिंग के पर्पज के लिए। इसमें आता है इम्पोर्ट ट्रेड, कि आप दूसरी कंट्री से माल खरीद रहे हो। एक्सपोर्ट ट्रेड आता है कि हम अपनी कंट्री का माल किसी दूसरी कंट्री में बेच रहे हैं। और एंट्री ट्रेड क्या होती है, जब हम किसी कंट्री से सामान मंगा लेते हैं और दूसरी कंट्री को बेच देते हैं, जैसे कि अमेरिका से कुछ सामान मंगाया, इंपोर्ट करा और नेपाल को वही सामान बेच दिया इंडिया ने, सो दैट इज एंट्रीपोर्ट, ठीक है। और कॉमर्स में आपका ट्रेड आ गया। और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से हमारे कॉमर्स में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, जितनी भी हिंड्रेंस, जितनी भी अड़चने आती हैं, वो सारी ये एक्टिविटीज सॉल्व कर देती हैं। जैसे कि अगर कहीं पर लोकेशन की दिक्कत है कि कहीं पर गुड्स नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी जगह पर, तो ट्रांसपोर्ट उनको सॉल्व करेगा। कम्युनिकेशन करना है बायर को सेलर से, बायर को होलसेलर से, सेलर को होलसेलर से, सेलर को रिटेलर से, सेलर को कस्टमर से, या फिर कस्टमर को कंपनी में बात करनी है, तो इस चीज के लिए कम्युनिकेशन काम करेगा, ठीक है। अगर बिजनेस को पैसे चाहिए तो किसकी हेल्प लेगा, बैंक, कोऑपरेटिव एंड फाइनेंस की, है ना। उसके बाद इंश्योरेंस किसके लिए, अब बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो उस रिस्क में क्या क्या आ सकता है, आपके गुड्स की लॉस आ सकती है, फायर लग सकती है, कोई नेचुरल डिजास्टर से सुनामी, अर्थक्वेक, टोर्नेडो आ सकता है, थेफ्ट हो सकता है, किसी ने गद्दारी कर दी, तो उसके गद्दारी तो नहीं कि, तो फिर उसके लिए आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि अगर हमने आज ही प्रोडक्ट बनाया तो आज ही बिक जाएगा, क्या पता वो एक साल बाद बिके, तो उस प्रोडक्ट को रखेंगे वेयर हाउसिंग में ही, है ना, तो वेयर हाउस में रखेंगे। सो वेयर हाउसिंग इज जहाँ पर आपका जो सामान है वो स्टोर हो रहा है और जब उसका ऑर्डर है तो आप वहां से निकाल के उसको दे दो।
एडवर्टाइजिंग मतलब कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि हम ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके साथ डील कर रहे हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट कराते हो ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हाँ मार्केट में भी ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगला देखो हमें पढ़ना है बिजनेस रिस्क। अब मैंने आपको बताया था हर बिजनेस में, चाहे वो छोटा है बड़ा है, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा टाइप का रिस्क होगा, छोटा बिजनेस है तो छोटा टाइप का रिस्क होगा, कोई भी इसको घटा नहीं सकता है, ठीक है। और बिजनेस को कब कब रिस्क हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो गिरने लग गई, क्योंकि कस्टमर जो है उनका टेस्ट बदल गया। आप जैसे कि कस्टमर्स को ये अवेयरनेस फैल गई कि हमें जो है पैक्ड प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए या फिर पीनी चाहिए। जैसे अब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि लोगों को लाइक फ्रेश जूस निकलवा के तब पीना चाहिए, तो लोगों ने लाइक कुछ बॉटल्ड जूसेस, पैक्ड जूसेस, इनको कंज्यूम करना बहुत कम हो गया। तो इससे क्या होगा, बिजनेस की जो डिमांड है ऑफ द प्रोडक्ट उस पर असर पड़ेगा। दैट इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है कि कभी कभी मार्केट में अनसर्टेनिटीज आ जाती है। अनसर्टेनिटीज मतलब जिसको हम एज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है, प्राइस, टेस्ट और डिमांड में, नेचुरल कैलेमिटीज में, सबकी वजह से कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है मार्केट में, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर बहुत भारी रिस्क पड़ता है। रिस्क वैसे इंपॉर्टेंट भी है बिजनेस के लिए, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा चांस, अगर आपने उस पर मौके पे चौका लगा दिया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट भी बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, की स्मॉल स्केल में कम रिस्क होगा, लार्ज स्केल में ज्यादा रिस्क होगा, ठीक है। अगर रिस्क आया, आपने अच्छी स्ट्रैटेजी लगा दी उस टाइम पे, अच्छा रिटर्न आ जाएगा, ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब किस किस वजह से रिस्क आ सकता है, वो है नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि आपकी सुनामी, लॉस ऑफ लाइफ, लाइक सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन, ये सब नेचुरल चीज़ें की नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो आपके बिजनेस पे असर पड़ सकता है। ह्यूमन कॉजेज जैसे कि डिसऑनेस्टी, मतलब कि गद्दारी कर दी, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक्स, दंगे फसाद, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, उसकी वजह से भी बिजनेस बिगड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमन की वजह से, एम्प्लॉय की वजह से एक बिजनेस चलता है और उन्होंने ही अगर अच्छे से काम नहीं करा तो बिजनेस बैठ जाएगा। इकोनॉमिक कॉजेस, अब यहाँ पर डिमांड, प्राइस चेंज होते रहते हैं, कंपटीशन बढ़ता रहता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रहती है फ्रिक्वेंटली, तो इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से भी रिस्क आ सकता है। फिजिकल कॉजेज, इसमें क्या होता है, अगर मशीन में कोई दिक्कत आती रहती है बार बार तो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और भी दूसरे कॉजेज है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, बार बार सरकार बदल रही है, उनके नियम बदल रहे हैं, एक्सचेंज रेट जो है, जैसे डॉलर का रेट बार बार चेंज होता रहता है, इंडिया का रेट बार बार चेंज हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी बिजनेस पे काफ़ी असर पड़ता है। तो फाइनली हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।